चलिए, तो अब यहाँ पर स्टार्ट होगा आज हमारा न्यू टॉपिक फंक्शन। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, मज़ा आ जाएगी, देखिएगा फंक्शन। चलो अब देखेंगे फंक्शन क्या होता है। देखो बेटा, कैलकुलस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा फंक्शन। ठीक है बेटा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फंक्शन यानी फलन हिंदी में कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, और इसे आप फलन भी कहते हैं हिंदी में, फलन यानी फंक्शन। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, और पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से देखना है। पूरा जी मेन और जेई एडवांस के लिए ये लेक्चर है, तो बहुत ही बेसिक से हमें इस चीज़ को क्लियर करना है फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आज फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट है, तो लेक्चर पे डाल दिया करो L1 यानी लेक्चर फर्स्ट। इसके काफ़ी सारे लेक्चर होंगे, यानी जैसे मैट्रिसेस के साथ थे, इसके लगभग 15 लेक्चर या 16-17 लेक्चर होंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, मतलब बड़ा टॉपिक है और पूरी कैलकुलस की जान है। बहुत अच्छे से आपको मॉडुलस फंक्शन से लेकर जितना डिफ़िकल्ट हाई लेवल के सवाल हो सकते हैं वो सब हम आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, व्हाट इज़ फंक्शन, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है, फलन जिसको हिंदी में कहा जाता है। व्हाट इज़ फंक्शन, इसका जवाब क्या है, फलन क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन। तो इसका जवाब है फंक्शन जो होता है वो एक रूल है। फंक्शन इज ए रूल। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जो हर वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल के लिए f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x के टर्म में है, यानी कैलकुलस में ध्यान देना, पूरी कैलकुलस में y को हम fx भी कहते हैं, पूरी कैलकुलस में हम y को fx भी कहते हैं, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू fx, fx को हम एक्स स्क्वायर कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना। तो यहां पर ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू fx। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो रूल है ये हर वैल्यू के लिए होगा। देखो रूल क्या है, कोई भी वैल्यू इनपुट करोगे उसका स्क्वायर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पर बता देते हैं, एक मशीन टाइप की बना देते हैं, फील करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। और इस मशीन का एक रूल है कि अगर आप 1 इनपुट करते हो तो 1 यानी x इक्वल टू 1, तो इसका आउटपुट जो होगा 1 यानी y की वैल्यू 1 आएगी। 2 इनपुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आउटपुट आएगा। 3 इनपुट करोगे तो 3 का स्क्वायर। तो ये रूल जो है हर वैल्यूज के लिए है बेटा। यहां पर कुछ भी आप इनपुट करोगे यहां पर उसका स्क्वायर आपको मिलेगा। अगर हम 4 इनपुट करते हैं बेटा तो 16 मिलेगा। हम सोचेंगे 5 इनपुट करने पे 10 मिल जाए, नहीं, रूल ये है तो ये सब के लिए होगा। यानी डिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल बाय ए रिलेशन, किसी रिलेशन के द्वारा ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यही हमारा रूल कहलाता है फंक्शन। लेकिन ध्यान रहे, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हो सर्कल जो होता है उसका एरिया जो होता है वो डिपेंड करता है रेडियस पर, पाई आर स्क्वायर, पाई सब में होता है। तो ये फॉर्मूला किसी एक सर्कल के लिए नहीं लगता, जितने भी करोड़ों लाखों, चाहे छोटा सर्कल बनाओ चाहे बड़ा सर्कल बनाओ, चाहे जितने भी बड़ा सर्कल साइज बनाओगे, सबके लिए इसी रूल से आपका जो है एरिया मिलेगा। तो यहां पर कहा जाएगा एरिया इज फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर का मतलब है आर पर डिपेंड कर रहा है ये वेरिएबल। ठीक है, फलन जिसको हिंदी में कहते हैं गोला, स्फीयर कहते हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो आर होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है किसी गोले का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन, वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यानी वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है किस पर, रेडियस ऑफ द स्फीयर पर। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी जो एरिया, जो इस सर्कल का एरिया है वो डिपेंड कर रहा है आर पर। तो यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक्स स्क्वायर है तो ये मैंने कह दिया फंक्शन ऑफ x है, यानी x के टर्म में है, इसका डिपेंडेंट। अच्छा एक चीज बताइए, ये भी तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, ये y की वैल्यू होगी। सुन लीजिएगा,
फंक्शन बात सही है, एक रिलेशन होता है एक्स और वाई के टर्म में, मतलब कोई भी एक वन वेरिएबल का बाई अदर वेरिएबल के साथ जो रिलेशन है, जिस वेरिएबल डिपेंड करता है तो हम कहते हैं वो उसका फंक्शन है। तो यहां पर आपको ये क्यों नहीं कहा फंक्शन? बेटा देखो, फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन होती है किसी भी इनपुट के लिए, किसी भी वन इनपुट के लिए, जैसे ये आपने इनपुट किया है, कोई भी इनपुट कर रहे हो तो वाई क्या वैल्यू मिल रही है, यानी आउटपुट मिल रहा है। इसको इनपुट कहेंगे, इसको आउटपुट कहेंगे, या इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये इसकी इमेज हो गई, ये आपका और ये उसकी इमेज, इसको इमेज ऑफ जो है 4 कहेंगे, यानी 4 की इमेज, और 5 रखेंगे तो 5 की इमेज 25 होगी इस वाले केस में। तो ये क्यों नहीं कहा मैंने फंक्शन? ये भी तो सर एक दूसरे से रिलेटेड है। बेटा रिलेशन और फंक्शन में यही डिफरेंस है। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, जैसे आपको मालूम है हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। जैसे यहां पर ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है किसी भी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। अगर ऐसा है तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइंड किया गया। अगर आप 4 इनपुट करते हैं तो y के 2 आउटपुट आ रहे हैं, एक प्लस का 2 प्लस माइनस 2 का मतलब एक 2 वैल्यू आएगी, एक -2 आएगी। इसका मतलब यूनिक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल रहे हैं, इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन। अगर ग्राफिकली बात करें तो ग्राफ तो अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आएगी तो वहां पर हम ग्राफ भी बताएंगे, यानी प्लेइंग विद ग्राफ, ग्राफ के साथ खेलेंगे। तो अगर इसका ग्राफ की बात करें, फंक्शन को बताने का तरीका क्या है, उसका ग्राफ बना लीजिए, उसका ग्राफ बना लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, आगे चल के बताएंगे ग्राफ में। तो ग्राफिकली एक कहता है कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना। अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन उस ग्राफ को केवल हर जगह एक एक पॉइंट पे कट करती है तो वो आपका फंक्शन होगा। लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है बेटा, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और अगर आप यहां पर इस तरीके से पैरेलल लाइन डालोगे y एक्सिस के, तो यहां पर ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो भी फंक्शन नहीं होता है। उसका कारण सर्कल ऐसे बनेगा, y एक्सिस की लाइन पैरेलल करोगे तो ये आपका 2 जगह कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा ये बात ध्यान रखिए। फंक्शन तो ये बात सही है। बहुत लोग सोचते हैं सर y और x में जो रिलेशन है फंक्शन है, गलत है डेफिनेशन। y और x में ये भी तो रिलेशन है बेटा। यूनिक इनपुट के लिए आउटपुट यूनिक होना चाहिए, यूनिक इनपुट के लिए आउटपुट यूनिक होना चाहिए। तो सर यहां पर 2 रख रहे हैं, सर यहां पर 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर सर 4 आ रही है। सर x इक्वल टू -2 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, सर ये 4 आ रहा है। तो सर ये तो 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट पर 2 आउटपुट नहीं आ सकते। कई सारे इनपुट पर सेम आउटपुट आ सकता है, वो चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना किसी एक इनपुट पर 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा है तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज ए रिलेशन। तो बहुत लोग यही कहते हैं कि एक्स वाई में जो चीज लिखी है वो फंक्शन होता है, गलत है। एक्स वाई में ऐसा रिलेशन जिसमें यूनिक इनपुट पर यूनिक आउटपुट मिलता है, उस रिलेशन को हम फंक्शन नाम देते हैं। और फंक्शन एक रिलेशन है। देखिए ये एक वैल्यू जो होती है वो सबके लिए इसी फॉर्मूले से मिल रही है, तो ये कहेंगे वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर का मतलब आर पर डिपेंड कर रहा है ये भी नंबर, तो ये हमने लिख दिया एफ आर। तो कभी कभी ऐसा लिखा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये बताना चाह रहा है y कुछ x के टर्म में कुछ लिखा होगा। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर हमने t के टर्म में लिख दिया तो इसे कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ t। अगर किसी एक ही सवाल में मान लीजिए एफ एक्स, मान लीजिए किसी एक ही क्वेश्चन में मान लीजिए ये दिया हुआ इफ एफ एक्स और एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसका कोई मीनिंग नहीं, गलत है। एक ही सवाल में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा gx, ये दूसरा फंक्शन है, इसको बदलते जाएंगे, तीसरा फंक्शन है। ऐसा नहीं कि f ही लिखना है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो लेटर। मोस्टली f आपको दिया जाएगा जब कोई एक सवाल होगा, लेकिन अगर उसमें 2 चीजें हमें 2 फंक्शन यूज करने हैं तो एक fx तो दूसरा gx, तभी तो फॉग ऑफ बनता है। तो ये सब बातें भी आज होंगी, फॉग ऑफ भी निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने फंक्शन क्लियर कर लिया कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या होता है, यूनिक इनपुट पर
यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, तो उसी को हम नाम देंगे फंक्शन। और दो इनपुट पर सेम आउटपुट मिल सकता है। ऐसे समझो, इस एग्जांपल को ऐसे समझो, तीन दोस्त हैं, मान लीजिए तीन दोस्त हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, तीनों ने प्लान बनाया, 12th पास किया, तीनों ने प्लान बनाया कि कानपुर को चला जाए, कानपुर में अच्छी पढ़ाई होती है और वहां पर जो है मतलब जो है सॉरी हाई स्कूल पास किया, 10th पास किया इन तीनों ने, ठीक है, 10th पास किया, तीन फ्रेंड्स हैं, तीन आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और इन तीनों ने 10th पास किया। अब ये कानपुर में IIT की तैयारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनको किसी स्कूल में एडमिशन लेगा, तो इन्होंने सोचा कि कानपुर में ही स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो कानपुर में ही इन्होंने स्कूल में एडमिशन लेने का प्लान बनाया। अब ये बताइए, जो तीन फ्रेंड्स हैं जिसमें हमने एक को नाम दिया A, दूसरे को नाम दिया B और तीसरे को नाम दिया C, ये तीन लड़के हैं, तो तीनों पक्के दोस्त हैं और ये कानपुर आते हैं, इलाहाबाद से कानपुर, और तीनों ने हाई स्कूल पास किया है और अब 11th स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। मुझे बताइए, मान लीजिए इन्होंने तीन स्कूल कोई कानपुर में पता कर लिए, जैसे पंडित दीनदयाल शिक्षा निकेतन और वीरेंद्र स्वरूप, मान लीजिए भाई यूपी बोर्ड में हैं ये, तो यूपी बोर्ड का स्कूल ढूंढ रहे, पंडित दीनदयाल शिक्षा निकेतन और भी तीन स्कूल है। तो ये बताओ, तीनों लड़का तीन स्कूल में पता करते हैं, तो एक लड़का तीनों स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है, लेकिन तीनों लड़के एक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब हम इस उदाहरण को इसलिए समझा रहे हैं, थोड़ा आपको ये समझ में आए कि दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन ये तीनों लड़के चाहेंगे तो पंडित दीनदयाल स्कूल में एडमिशन लेगा, लेकिन एक लड़का चाहेगा तीनों स्कूल में एडमिशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है, जहां भी आपका एडमिशन होगा वहां पर मार्कशीट आपकी सर्टिफिकेट लगेगा, जब वो जमा हो जाएगा जिस स्कूल में, तो आप दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए कह सकते हैं कि यहां पर ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहे हैं कि ताकि इस उदाहरण का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन याद बना रहेगा कि ये कहानी याद रहेगी कि तीन दोस्तों की कहानी, कि तीन दोस्त सेम स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक दोस्त तीनों स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो वैसे ही यह ध्यान रखना, यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए, उसी को हम फंक्शन कहेंगे। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली फंक्शन की। अब अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में याद रखना, y को fx का मतलब y होता है, कभी भी हम fx लिखते हैं तो इसको समझना y होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे फंक्शन। मैंने डिस्कस कर लिया, फंक्शन एक रूल है, ऐसा रूल जिसमें यूनिट इनपुट पर यूनिक आउटपुट मिलेगा, उसी को हम फंक्शन कहेंगे। आगे बताएंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, फलन का मान हिंदी में कहेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं, इफ fx आपको दिया हुआ है x² + 3x + 3, बहुत बेसिक है, ध्यान रखना, पूरा बेसिक से बेटा, हमारी आदत ही है हम जीरो से हीरो बनाते हैं, इसलिए बेसिक से भी आपको दिखना पड़ेगा। देन फाइंड f2 f3 एंड f-1, इसको हमें फाइंड करना है। अगर हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना है तो हम बताते हैं, अभी कुछ ऐसे भी फंक्शन में सवाल होते हैं, पता चला f'(x), लेकिन अभी हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में जब बताएंगे तो उसके बाद हम फंक्शन के भी कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो चलिए अब बताते हैं f2 f3 f-1 कैसे आएगा। तो f2 का मतलब हुआ, जहां जहां ये जो f के अंदर लिखा होता है बेटा, जो भी f के अंदर लिखा होगा ये हमारा x की वैल्यू होगी। आदत बना लीजिए, बहुत बेसिक याद करना, फॉग और गॉफ कभी दिक्कत नहीं हो सकती जीवन में। आपको याद रखना है f के अंदर जो लिखा हुआ, यानी ये इनसाइड में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो x की वैल्यू है। इसका मतलब जहां जहां x है, x की जगह 2 रख दोगे प्लस का 3, तो ये होगा 4 + 3 2 6 प्लस का 3, और यहाँ पर f2 = क्या होगा, 4 और 6 10 और 3 13, ये हो गया बेटा। f3 का मतलब होगा जहां जहां x है, x की जगह 3 रख दोगे, 3 × 3 प्लस का 3, ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 × 9 प्लस का 3। इसका मतलब f3 होगा हमारा 9 और 9 18 और 3 21 हो गया। इसी तरीके से अगर बात करेंगे f-1 की, ध्यान रखना f-1 की, इसका मतलब f के अंदर जो लिखा हुआ है x की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस का 3, इसका मतलब 1 - 3 + 3 से -3 कैंसिल, यानी f-1 = कितना होगा बेटा, 1 होगा।
तो बहुत इजी है, आसान है, मैंने आपको समझा दिया है कि fx आपको दिया हुआ है, किसी भी x पर वैल्यू पूछी जाए, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -3। मान लो इसी सवाल में हम कह दें वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन में कहा होता फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। इस सेंटेंस का मतलब है कि आप मुझे f1 निकाल के दिखाइए। मान लीजिए अगर ये gx लिखा होगा तो इसे कहेंगे g1 निकाल के दिखाइए। ये ध्यान रखना, कभी ऐसा लिखा हो तो परेशान ना होना, इसको समझ लेना, ठीक है। चलो ये हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप बच्चों को समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और आप धीरे धीरे करके इसको कर धीरे धीरे सीखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। इफ ये दिया हुआ है देन फाइंड f2 प्लस 3 टाइम्स f5। जल्दी से इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जल्दी फटाफट बेटा। कैसे होगा इसका कैलकुलेशन, कैसे होगा जल्दी से देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाते हैं। जल्दी सॉल्व करो बेटा। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कैसे होगा। कितना आ रहा है? आ गया बेटा, सहजल आ गया। बोलिए बेटा कितना आ रहा है, बताइए आंसर बताओ बेटा। सहजल सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है हमारी आवाज? बोलिए। बेटा सुनाई दे रही सहजल आवाज? तो F2 कितना होगा? बहुत बढ़िया। F4 2 रखोगे 4 और यहाँ पे 2 रखोगे 5 2 ज़ा 10 माइनस का 2। अब डिटेल में मत लिखो, डायरेक्ट लिख दिया करो, ठीक है। इतना नहीं है आप 2 रख रहे हो 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो 4 होता है। और यहाँ पे 5 रखोगे 3 टाइम्स 5 रखोगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस का 2। तो ये कितना होगा? 10 में 4 गया, 14 में 2 घटाओगे 12 प्लस 25 में 25 गया, 50 में 2 गया, 48 इंटू 3 तो 3 8 24 3 8 24 3 चौको 12 और 2 14 4 और 2 6 4 और 1 5 156। इतना ही आ रहा बेटा आंसर हैं? ये आ रहा है ना, तो बहुत इजी हो गया। 156 इसका आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर इन इक्वेशन जो बताइए सर उसका भी एक क्वेश्चन बना देते हैं, देखो मजा आ जाएगी आपको। लिखेंगे इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का p प्लस 1 एंड f0 ये लिख दिया। यदि fx है इस प्रकार है कि सच दैट f0 and f1 are of opposite sign, then the sum of all integral values of small p is, बताओ क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीग्रल, तो p के सभी मानों का योग है ये, ठीक है।
देन द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी इज, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी। अब ये आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। जल्दी से करने का प्रयास करें, फिर हम आपको बताते हैं। प्रयास करो बेटा, अभी हम आपको बताएंगे कैसे होगा। मैं देखना चाहता हूं किस स्टूडेंट से हो पाता है। थ्री, 4, 5, नन ऑफ दिस। बता सकता है कोई? बोलो कितना आएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना? कैसे? बेटा गलत आपने कर दिया। देखो अपोजिट साइन जब भी बोला जाएगा, सुन लीजिए मेरी बात, इन दोनों का जो चिन्ह है विपरीत साइन के हैं, तो सिंपल है, दो नंबर का अगर अपोजिट साइन होगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा निगेटिव होगा। बन गया इक्वलिटी का क्वेश्चन। सबसे पहले जीरो रखेंगे बेटा, p + 1 होगा, और फिर आप 1 रखोगे, 1 - 5 + p + 1 < 0। तो p + 1 × p - 3 < 0। 1 में 1 जोड़ोगे 2 - 5 -3। एक बार इसको 0 रखोगे, 3 -1 और 3। कैसा लाना है बेटा? नेगेटिव लाना है। तो p की वैल्यू क्या होगी बेटा? -1 से 3। ठीक, तो -1 से 3 के बीच में p का मान होगा। सर वो तो x लिखते हैं। अरे यार x कहाँ लिखोगे? यहाँ अननोन कौन है? किसको निकाल लो? p को निकाल लो। x होता तो x लिखते हैं, यहाँ p निकाल लो, तो p की वैल्यू आई है। तो आंसर, इसके बीच में कौन कौन इंटीजर पड़ रहा? -1 के बाद अगला कौन आएगा? +1 करो, 0, फिर 1 और फिर, तो इनका सम क्या होगा? सम का मतलब सबका जोड़ कितना आएगा? 2 में 1 ऐड करो, 3। इसका मतलब सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज यहां पर क्या हो गई? 3 हो गया, जिस कारण ये आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए पार्ट। तो समझ में आया? इसीलिए मैंने आपको कल वाले टर्म में पहले क्या पढ़ाया? इक्वेशन पढ़ाया, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। फंक्शन का सवाल है, लेकिन हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया। आया बेटा समझ में? हर्ष, जब भी बेटा आप ये बताओ अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आएगा। और मैथमेटिक्स में अगर कोई कहता है ए पॉजिटिव तो कैसे लिखोगे? ए > 0। अगर मैंने कहा ए नेगेटिव कैसे लिखोगे? <0। अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा ये बताओ, अगर हम लिख देते हैं आर ऑफ सेम साइन, और ये सवाल ये नहीं पूछेंगे, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी? जल्दी से बताओ, इसमें बताओ। सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी? पी के मान क्या हैं? बताओ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी? बता सकते हो? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी? बोलिए। अगर इन दोनों का जो चिन्ह है वो सेम साइन के हैं, दोनों के दोनों, तो बताओ क्या होगा p की मान? तो F0 F1 सेम साइन का होने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सर कैसे? सेम साइन का मतलब एक पॉजिटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई। बेटा एक ही तरीका होता, कभी भी मैथमेटिक्स में ये कहा जाता आर ऑफ अपोजिट साइन। तो एक काम करना, दोनों का प्रोडक्ट < 0 कर देना। ठीक, तो यहां पर दोनों का प्रोडक्ट आपने < 0 से लेके आया है आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन का मतलब दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव भी होंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव तो भी मल्टीप्लाई। तो F0 कितना होगा? p + 1। F1 कितना है? 1 रखो, 1 - 5 + p + 1 < 0। तो ये हो जाएगा p + 1 × p। 1 में 1 जोड़ोगे, 2 में 5 घटाओगे, -3 < 0। और ये कहां पर 0? -1 पर। p की -1 वैल्यू रखने पर, ये 3 रखने पर 0। तो सबसे पहले -1 और ये 3। अब क्या होगा बेटा? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। कैसा लाना है? पॉजिटिव नंबर पे टिक लगाएंगे। इसका मतलब p की वैल्यू हो गई -1 से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर होगा। आ गया बेटा? कोई दिक्कत यहां पर?
तो देखो इन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आया इन इक्वेशन में आ गया आपको, इसीलिए हमने आपको इन इक्वेशन, अब हम कल ना बताते आज बता देते ये सब बाउंस होता है, ये क्या कर रहे हैं सर आप, तो अब ये आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर आप बच्चों को मैंने कहा, सुनिए बोलो नहीं जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मैंने आप बच्चों का कहा इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 देन फाइंड एफ एक्स प्लस 3, जल्दी से फाइंड कीजिए एफ एक्स प्लस 3 क्या होगा बताइए, कैसे आएगा एफ एक्स प्लस 3, जल्दी से बताइएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कैसे कैलकुलेट होगा, जल्दी बताइए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कैसे कैलकुलेट होगा। यहां पर एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2, तो हमें फाइंड करना है एफ एक्स प्लस 3, एफ एक्स प्लस 3 तो क्या होगा बताइए, एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की जगह क्या रखोगे, जहां जहां x की जगह क्या रखोगे, बोलो x प्लस 3 रखोगे, x प्लस 3 प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे 9 प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6x प्लस 2 का फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई 2x, 2 का सेकंड वाले में 2 3 6 प्लस का 2, तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर और 6x में 2x ऐड करोगे 8x प्लस 9 में 6 जोड़ 15 और 2 17, ये हमारा एफ एक्स प्लस 3 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। एफ एक्स आपको दिया है एफ एक्स प्लस 3 का मतलब जहां जहां x है बेटा x की जगह आप x प्लस 3 पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन आपको दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस एफ एक्स प्लस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0, बता सकते हो कैसे होगा सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करें, देखना चाहते हैं, जल्दी बताइए बेटा सहजल कितना आ रहा आंसर, सभी बच्चे सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी से, फटाफट इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं सभी बच्चे, सॉल्व करो बेटा सहजल और आंसर बताओ क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। एफ एक्स माइनस 3 प्लस एफ एक्स प्लस 2, इसका आंसर बताना है क्या आएगा, बोलो क्या होगा बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ये हो गया, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस 3 प्लस एफ एक्स प्लस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें आपको बताने, क्या होगा बताओ कैसे किया जाएगा। कैसे करेंगे, देखो आपने क्या किया बेटा सहजल, जल्दी से बताइए आपने क्या किया, पहले में हम जानना चाह रहे हैं आपका जो माइंड है वो क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने, बताइए जल्दी बताओ क्या किया। अच्छा, इसको पहले कैलकुलेट किया, इसको फिर कैलकुलेट किया ना, अच्छा देखो बहुत बढ़िया, इसमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, आसान हो जाएगा, बोल दो x माइनस 3 निकालें, अरे टाइम बर्बाद होगा, इसमें x इक्वल टू 0 रख दो जल्दी आ जाएगा, f माइनस 3 प्लस यहाँ पे 0 रख दो f2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 3 रखो, माइनस 3 रखोगे उसका स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 रखोगे माइनस का 12 और प्लस का 1 और 2 रख दो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 रखो 4 2 8 प्लस का 1, तो ये होगा 9 और 4 13 और 8 21 और 1 22, 22 में 12 घटाओगे
10 में 1 जोड़ोगे 11, यही आ रहा आंसर, 11 आ रहा है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो बहुत इजी बेटा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे हम आपको बताते हैं, डोमेन बताना है, लेकिन डोमेन से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता दें, फॉग एंड गॉफ ये कैसे निकाला जाता है, इसकी भी बात में बातचीत करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हाउ टू फाइंड कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, इसको हिंदी में निहित फलन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन को निहित फलन बोलते हैं। कैसे कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करते हैं, जिसमें हम नाम देंगे फॉग। फॉग क्या होता है उसको ध्यान रखना, इसी को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, ये शॉर्टकट होता है, लेकिन इसको डिटेल में ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाए ना, ये क्या चीज़, तीनों एक ही चीज़ है। गॉफ, गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, या इसे गॉफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है फॉफ। फॉफ का मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स, इसे हम फॉफ एक्स भी बोलते हैं। गॉग, गॉग का मतलब हुआ जी ऑफ जी एक्स, इसे हम गॉग एक्स भी बोलते हैं। याद रखना बेटा, फॉग का मतलब एफ फॉग एक्स और गॉफ का मतलब गॉफ एक्स, फॉफ का मतलब फॉफ एक्स और गॉफ का मतलब जी ऑफ जी एक्स, ये हमारा होता है बेटा। फॉग का मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, और फॉग का मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स और गॉफ का मतलब जी ऑफ जी एक्स। तो इनको ध्यान रखना है। कैसे निकालते हैं इसको जरा समझिएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन से एक फील करा रहे हैं, और आप एक बार सीख जाइए, फिर हम आगे चल के इसको और फिर बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है। और फिर आज हम बात करेंगे डोमेन पर। डोमेन क्या है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, खतरनाक से खतरनाक हर सवाल को देखेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है, लेक्चर फर्स्ट है, इसलिए हम ज़्यादातर बेसिक को क्लियर करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लगती टफ हैं, लेकिन फॉग गॉफ ऐसा नहीं कि इतना आसान होता है। बस नॉलेज अगर आपको है तो ये बहुत इजी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन को देते हैं, और ये लिखा है इफ फ्रॉम आर टू आर। ये परेशान ना होना, इससे मतलब नहीं है, हमें फॉग निकालते समय एफ एक्स और जी एक्स से मतलब है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। फंक्शन के बारे में लिखने का तरीका होता है, ये आगे चल के बताएंगे। डोमेन होती है, कोडोमेन होती है, ये आपका सवाल में होता है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एफ एक्स एंड जी एक्स से मतलब, ठीक है। और एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 एंड जी फ्रॉम आर टू आर, इससे मतलब नहीं, एफ एक्स और जी एक्स से मतलब रखो 3x प्लस 2। देन फाइंड फॉग, फाइंड करना है फॉग। चलिए आइए समझते हैं फॉग को कैसे फाइंड करें, इसको सीखेंगे। फॉग, फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, जैसा हम सिखा रहे हैं वैसे समझना बेटा, आप अपना तरीका ना बताना। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब आप एक्स की जगह क्या पुट करोगे, जी एक्स रख दोगे। बेटा आप बच्चों को बताया एफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है। ध्यान, एफ के अंदर जो लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू है। तो यहां पर एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए जी एक्स लिखा हुआ है। फील करना, कंफ्यूज आप अपने कारण होते हो, ठीक है। तो इसलिए आप जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। मैंने क्या कहा कि एफ के अंदर ही समझो एक्स की वैल्यूज है, ये एक्स की वैल्यूज है एफ के अंदर, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो किस वाले फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में, दो फंक्शन। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहेंगे गॉफ, तो गॉफ का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू है एफ एक्स, और इसको किस में पुट करोगे, जी वाले फंक्शन में। ध्यान देना, ठीक है। तो फाइंड फॉग एंड गॉफ भी लिख दो। चलो गॉफ भी बताना है, तो चलो पहले फॉग निकालते हैं।
तो f ऑफ gx, इसका मतलब ये हुआ f के अंदर जो लिखा हुआ है x की वैल्यू है, तो जहां जहां x दिख रहा है f वाले फंक्शन में x की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं, gx रख देते हैं प्लस, और ये होगा 2 टाइम्स gx प्लस का बेटा 1। gx क्या होगा बेटा, gx आप ये रख दो यहां पर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स gx, ये आपने लिख दिया 3x प्लस 2 और प्लस का 1। तो इसके बाद क्या होगा, फॉग जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू ज़ 4, 4 3 12x 12x, ये होल स्क्वायर हो गया। 2 का 3 में मल्टीप्लाई 2 3 ज़ 6x, 2 का सेकंड वाले मल्टीप्लाई 2 टू ज़ 4 प्लस का 1। तो यहाँ पर जो फॉग होगा बेटा वो कितना होगा, 9x स्क्वायर 12 में 6 जोड़ोगे 18x प्लस का 4 और 4 8 और 1 9, ये हमारा 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 9 होगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, फॉग होगा। ठीक है, फॉग का मतलब ये हो गया। हो गई बात क्लियर। तो इस तरीके से निकालना है, फॉग क्या निकालना है, f ऑफ gx। तो f के अंदर जो लिखा हुआ है वो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू को क्या करेंगे, f वाले फंक्शन में x की जगह पुट कर देंगे। अब हमारा gx जो था उसको रख दिया होल स्क्वायर के, आपका आंसर यही है ना बेटा। अच्छा, अगर बात करेंगे गॉफ की, तो गॉफ क्या आएगा बेटा, अगर बात करेंगे गॉफ की तो गॉफ क्या होगा, गॉफ निकालें आगे बेटा, गॉफ कितना होगा, गॉफ की बात करेंगे तो g ऑफ fx, तो ये आपका x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो कितना है, x की जगह रख देंगे fx। तो किस वाले फंक्शन में, g वाले फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे, fx, 3 टाइम्स fx प्लस का 2। और fx कितना है बेटा, fx आपके सामने लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 प्लस का 2। तो यहाँ से कह सकते हो गॉफ हमारा होगा बेटा कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई तीनों में करोगे, फर्स्ट वाले में करोगे 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले में करोगे 3 2 ज़ 6x प्लस 3 का मल्टीप्लाई थर्ड वाले में करोगे 3 प्लस का 2। तो यहाँ से गॉफ जो होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, 3 में 2 ऐड करोगे 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आ गया। फॉग और गॉफ की थ्योरी क्लियर है। फॉग का मतलब है f ऑफ gx। ठीक है, आगे ना बेटा सहजल, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं सहजल बेटा। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। तो फॉग और गॉफ का खेल बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इतनी बात आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए। आ रहा सजल, आवाज आ रही बेटा, रिप्लाई करो। चलो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे, एक और लिख लेते हैं। इफ फ्रॉम r टू r, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं। फॉग और गॉफ निकालते समय fx से मतलब, हमें केवल fx से मतलब है और gx से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर f फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, एंड g फ्रॉम r टू r, gx इज इक्वल टू 4x प्लस 1। देन फाइंड फॉग 2। जल्दी से बताइए, फॉग निकाल लीजिए और x की जगह 2 रख दीजिए। आ रहा, बोलो सहजल, आवाज दो जरा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो ठीक है, तो रिप्लाई कर दिया करो बेटा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, फॉग 2 कैसे निकालेंगे। फॉग 2 बहुत आसान है। कैसे होगा बेटा,
F फ्रॉम R टू R, G फ्रॉम R टू R, और फाइंड आपका फॉग 2। तो ये क्या होगा बेटा, सबसे पहले फॉग निकालेंगे। तो फॉग की जो बेसिक थ्योरी है f ऑफ जी एक्स, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, f वाले फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे बेटा, जी एक्स रखोगे। तो जी एक्स का स्क्वायर माइनस का जी एक्स प्लस का 2, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, उधर से रख दो, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस का 2। तो इसका होल स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉग 2 रखने का मतलब x की जगह 2 रख दीजिए। तो 2 रखो यहाँ पे, कितना होगा 8। ये तो बोला फॉग 2, क्या जरूरत है इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, यहीं पर रख दो x की जगह 2। तो ये कितना x की जगह 2 रखो, कितना होगा 8, 4 दूनी 8 और एक 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस यहाँ पे 2 रखोगे, 4 दूनी 8 और एक 9 प्लस का 2। 81 में 9 माइनस होगा 72 हो जाएगा, 72 में 2 जोड़ोगे 74, तो फॉग 2 हमारा 74 होगा। तो इस तरीके से बहुत आगे हम क्वेश्चन बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे फॉग और गॉफ की, वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। दोनों पहले वैल्यू रख के नहीं कर निकाल रखते हैं क्या बेटा, fx में 2 रखते हैं और gx में 2 रखते हैं, फिर निकाल नहीं सकते। यहाँ पर ये कह रहे हो ना f ऑफ, ये तो मतलब हुआ g2, तो इसमें रखना पड़ेगा तुम्हें 2, ऐसे भी निकाल सकते हो। g2 कितना होगा, 2 रखोगे, 4 दूनी 8 और एक 9, तो g2 होगा 9। अब x वाले में रख दो 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 प्लस 2, तब भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखिएगा। देखिए इधर बेटा, आगे आप बच्चों को, और नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, डोमेन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। हिंदी में लिख सकते हो फलन का प्रांत, प्रांत कहा जाता है, डोमेन मतलब होगा प्रांत। क्या कहा जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब हुआ प्रांत। फलन का प्रांत क्या है, इसको समझें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हाई लेवल के भी बनते हैं। कहीं मॉडुलस दे दिया, लॉग दे दिया, वो सब, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सबका क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। चलिए अब सीखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन की थ्योरी क्या होती है, क्या मतलब होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहां पर हमें समझना होगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा क्या होता है। तो चलिए आइए समझाते हैं इस डेफिनेशन को कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर टाइप फर्स्ट से लेंगे, टाइप करके बताएंगे आप इस टाइप के सवाल कैसे करना स्टार्ट। अगर मान लीजिए हमारा इस टाइप में होता है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, टाइप फर्स्ट। लेकिन पहले समझें तो डोमेन क्या होता है। देखो बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है, इसको समझिए, इसको पहले क्लियर कीजिए कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फलन का प्रांत का मतलब क्या होता है, इसको हमें समझना है। देखो डोमेन जो वर्ड है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द कलेक्शन ऑफ, हिंदी में बता दें इंग्लिश में बता, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कौन सी वैल्यू, आई में नहीं लेनी, रियल वैल्यू लेनी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फाइनाइट तक के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये रियल वैल्यूज होती है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स
फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, जिनके लिए फलन क्या हो, परिभाषित हो। ध्यान रखना, x के तमाम ऐसे मान का संग्रह है, यानी कलेक्शन कहते हैं, संग्रह का मतलब x की ऐसी सभी वास्तविक मानों का संग्रह है जिनके लिए फलन का मान क्या होता है, परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। x की उन सारी वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, उन x की सारी वैल्यूज का कलेक्शन ही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा बेटा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसको बात को क्लियर कीजिए। डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब होगा द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। हिंदी में कहेंगे x के सभी वास्तविक मानों का संग्रह जिनके लिए फलन का मान परिभाषित होता है। x के उन वैल्यूज का कलेक्शन ही डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, उन सारी वैल्यूज को ही, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। सर इसको और डिटेल में फील कराएं, अगर हम बोल तो दिया डेफिनेशन, फील करना। डिफाइंड का मतलब इसकी वैल्यू निकले, कुछ ना कुछ आए, चाहे वो फ्रैक्शनल आए, चाहे निगेटिव आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आए इसकी वैल्यू। ऐसा ना हो ये अपरिभाषित हो जाए। जिस x को रखने पर ऐसा होगा, यानी जिस x को रखने पर अनडिफाइंड होगा, उन x को, उन x की वैल्यूज को डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। डोमेन हमें एक वैल्यू नहीं है, जितनी भी ऐसी वैल्यूज होंगी जिन पर फंक्शन डिफाइंड होगा, उन वैल्यूज को ही डोमेन ऑफ द फंक्शन कहें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी फंक्शन जो एक ही वैल्यू पे डिफाइंड होगा, तो वही वैल्यू उसकी डोमेन होती है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि सर ये डिफाइंड कब होगा। x इज इक्वल टू 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 रखोगे तो इसकी कोई वैल्यू निकल के आ रही है, यानी फंक्शन हमारा डिफाइंड है। अगर x इज इक्वल टू 5 रखोगी तो 5 रखने पर भी इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, यानी 5 रखने पर भी इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। x इज इक्वल टू 7 रखोगी तो 7 रखने पर भी इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो रही है। समझ रहे हो? तो इकट्ठा करते जाओ इन वैल्यूज को, और इनका कलेक्शन ही, क्योंकि इन वैल्यूज पर ये निकल रहा। सर इस पर फ्रैक्शनल निकल ले तो फ्रैक्शनल, अगर 7 रखोगे 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 कितना होगा 4, 22, 21 में 1 जोड़ोगे 22/4, 2 11 और 2 दूनी 4, 11/2। तो ये वैल्यू भी क्या है, ये आपका फ्रैक्शनल होने दो, लेकिन डिफाइंड तो है। तो ये बात आप याद रखना बेटा, जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी, उन वैल्यूज को ही, उन वैल्यूज का कलेक्शन ही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जानते हो जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, कौन है, 3 है। अगर यहां पर आप 3 पुट करोगे, जानते हो क्या होगा, अगर इस फंक्शन में आप 3 इनपुट करोगे तो क्या होगा बेटा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस x पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसे डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे, नहीं। इसके अलावा कोई भी ऐसा x नहीं है जिस पर ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। कोई भी x रख के देख लो, हर एक x की वैल्यूज पर हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा, डिफाइंड होगा। और देखो इस 3 के अलावा और कोई रखो, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, जहां पर दिक्कत आ रही थी वो हमने पता कर लिया, इसका डिनोमिनेटर। तो सर ऐसे सवालों कैसे करते हैं, जब भी कोई फ्रैक्शनल दिया होगा, अंडर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल दिया होगा तो आप डिनोमिनेटर को 0 करो। सर 0 क्यों करें, ये पता करो कहां पर 0 हो रहा है, इक्वल करके। तो ये x की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब ये 3 को रखने पर 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू, यानी डिनोमिनेटर इस वैल्यू को नहीं लेना है, इसको डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करना है। तो इसका मतलब बाकी इसको छोड़कर कोई भी मान, यानी -∞ से +∞ तक हर वैल्यू पर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, परिभाषित है, लेकिन केवल इस मात्र एक, ओनली एक ऐसी x की वैल्यू है जिस पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, पहले ये तो फील करो, उसकी डेफिनेशन पढ़ जाओ, उसकी डेफिनेशन को, उसके सेंटेंस को जरा ध्यान से सुनो। क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड।
x के सभी वास्तविक मानों का संग्रह, x के उन सभी वास्तविक मानों का संग्रह जिनके लिए क्या होता है, फलन का मान परिभाषित होता है। x की उन सारी वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, उन x की वैल्यूज का कलेक्शन ही क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा बेटा। तो यहां पर 3 को रखने पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। इसके अलावा कोई भी x रख के देख लीजिए, हर वैल्यू पर फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो 3 पर अनडिफाइंड, तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? सबसे बड़ी समस्या ये कि सर इसका आंसर कैसे लिखें, तो यहां पर लिखें इस सवाल का आंसर। इसका जो आंसर होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, आर का मतलब होता है बेटा -∞ से +∞ तक की वैल्यूज का कलेक्शन को ही आर नाम दिया जाता है। तो आर हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन, लेकिन इस वैल्यूज को छोड़कर इसको हटा दीजिए, बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब पर फंक्शन डिफाइंड है, इसीलिए उन सब का कलेक्शन ही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जानते हो बेटा, ये जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन से हमारी टाइप बनेंगे और हर टाइप को करने का तरीका उसकी डेफिनेशन से ही हम निकालेंगे। जब भी फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को 0 करके ये पता करते हैं कि वो कहां पर 0 हो रहा है। 3 पर तो 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो उसको डोमेन की लिस्ट, यानी सारी वैल्यूज पर डिफाइंड है, जिन वैल्यूज पर डिफाइंड है वो डोमेन होंगी, लेकिन उनमें से किसको हटा दिया, 3, क्योंकि 3 पर अनडिफाइंड है। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, -∞ से +∞, और ये 3 नहीं होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, -∞ से 3 नहीं होगा ना, तो 3 पर ओपन यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये होगा बेटा, ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। -∞ से 3 और 3 से इनफाइनाइट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। डोमेन ऑफ द फंक्शन कैपिटल आर का मतलब -∞ से +∞, और 3 को छोड़ दीजिए, या इसको लिख सकते हो -∞ से 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। बात वही है, तीनों एक ही मतलब है, लेकिन तीनों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी बोल सकता है, डोमेन ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, बेसिक है। चलो, तो ये फ्रैक्शनल वाला, कोई अगर ऊपर न्यूमरेटर में x का टर्म, डिनोमिनेटर में x का टर्म, तो इस टाइप के सवाल के डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को 0 करके पता करना है कहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो हमारा x नहीं होगा, उस x को शामिल नहीं किया जाएगा, उस x को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस x पर हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो चलिए 1-2-4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन होगा। लिखेंगे, प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम लिखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। पहला, f(x) = 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 5। दूसरा, f(x) = 5x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1। तीसरा, f(x) = x³ + x + 2 डिवाइडेड बाई x² - 3x + 2। चौथा, f(x) = 4x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 9। फिफ्थ हो गया, f(x) = 3x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 2। नंबर 6 हो गया, f(x) = 7x - 1 डिवाइडेड बाई x³ - 4x। बताइए, जल्दी से बताइए, ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, इन 6 के 6 प्रश्नों का आपको डोमेन बताना है। क्या होगा इन 6 के 6 क्वेश्चन का डोमेन? जल्दी से प्रयास करो। चलिए देखते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें, बता दे कैसे होगा। पहले वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का आंसर बताओ बेटा सहजल, क्या होगा आंसर? फर्स्ट वाले का क्या होगा?
बोलो बेटा। हाँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा r-5। बाकी 3 तरीके से लिख सकते हैं, वो आपको सिखा दिया, वो एक तरीका सीख लो, बाकी तो 3 तरीके आपको आ ही गए। चलो ये वाला हो गया। दूसरे वाले के डोमेन आपको करने की जरूरत नहीं, वैसे डिनोमिनेटर को 0 किया जाता है। इन सवालों करने का तरीका ये है, पता किया जाए कहाँ पर होगा 5 पर, तो ये 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर अनडिफाइंड होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगी सारी वैल्यूज केवल 1 को हटाकर। नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा है, तो आप इसमें इसीलिए सिखाया था, सबसे पहले डिनोमिनेटर 0 करेंगे, तो जिन पर 0 हो रहा है वो x हमारे डोमेन ऑफ द फंक्शन की लिस्ट में शामिल नहीं किए जाए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर जिन x पर डिनोमिनेटर 0 होगा वो वैल्यूज पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके फैक्टर अगर करोगे तो x ऐसे 2 नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 2 हो जाए, ऐड करने पे -3 हो जाए। एक इधर लिखोगे -2 और एक इधर लिखोगे, और यहाँ पर इसको 0 करोगे तो x = -2 उधर जाएगा 2, और एक बार इसको 0 करोगे x = 1। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शन आर सारी वैल्यूज केवल 2 नंबर को छोड़कर, क्योंकि आप 1 रख के देख लेना डिनोमिनेटर 0 होगा, जिस कारण भाई ये हमने पता कर लिया ना डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है, उसको निकालने के बाद वो x नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन पर दिक्कत आएगी। इन पर फंक्शन ये डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है, वो x पर गड़बड़ हो रहा है, ये 2x पर 0 हो रहा है, इन दोनों पर क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इसलिए इन दोनों को डोमेन की लिस्ट से हटा दिया, तो माइनस कर रहे हैं। देखो इसको तीनों तरीके से लिखना सीखो। पहला तरीका तो ये भी हो गया -∞ से +∞ और 1, 2, और जो तीसरा स्टाइल है डोमेन ऑफ द फंक्शन -∞ से, सबसे पहले कौन पड़ेगा 1 और 2 में 1, फिर यूनियन 1 से 2, फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर होगा, यही हमारी डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा बेटा। इतनी बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? चलो और आगे देखेंगे। ये वाला फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। आइए 4th क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगर 4th क्वेश्चन पर हम बात करेंगे तो ये पता करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा कहाँ पर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर को 0 करोगे x² - 9 = 0, तो x² = 9, x +-3, ये x है, ये x नहीं होना चाहिए। +-3 का मतलब एक 3 है और दूसरा -3, 2 x की वैल्यूज़ हैं। इन 2 वैल्यूज़ पे 3 रखोगे तब भी 9 - 9 0 अनडिफाइंड, और -3 रखोगे तब भी 9 - 9 0। इन 2 वैल्यूज़ पर फंक्शन अनडिफाइंड है। तो 4th वाले क्वेश्चन का आंसर होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन सारी वैल्यूज़ केवल 2 नंबर को हटा के +3 और -3। इसको दूसरे स्टाइल में क्या लिख सकते हो? डोमेन ऑफ द फंक्शन -∞ से +∞ और +3 से -3, और दूसरा स्टाइल क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा -∞ से पहले कौन नंबर पड़ेगा -3 यूनियन -3 से 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर। इस तरीके से आप बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है? चलिए 4th भी हो गया। 5th क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन समझ में आनी चाहिए, थ्योरी पर ध्यान रखो। डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पर 0 हो रहा है टाइप फर्स्ट में, वो डिनोमिनेटर 0 करके पता कर लो कि कहाँ पर 0 हो रहा है, वो x नहीं होने चाहिए। अगर 5th वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो x² + 2, डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं, x² = -2 उधर जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो पाएगा। सर क्यों? बताओ, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। x की इमेजिनरी वैल्यू आ रही है और हमें रियल वैल्यूज लेनी है जिस पर डिफाइंड होगा, तो सारी वैल्यूज पर ये डिफाइंड है। 2 रखो, √2 रखो, √2 को किसी भी वैल्यू को रखो, x² पॉजिटिव होता है, किसी पॉजिटिव नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर कभी 0 नहीं आ सकता है। इसलिए यहां पर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो पाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो पाएगा बेटा, तो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कुछ भी रख दो, हर वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड है। -∞ से +∞ के बीच में हर वैल्यू डोमेन ऑफ द फंक्शन की लिस्ट में शामिल होगा, ठीक है? चलो इस वाले में देखो 6th वाले क्वेश्चन में
सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस का 4x। तो यहां पर डिनोमिनेटर को जीरो करके पता करेंगे कहां पर जीरो हो रहा है। x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक बार x को जीरो करोगे और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जीरो करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे 3x हैं जिन पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन की लिस्ट से बाहर कर दो। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा तीनों फॉर्मेट में लिख देते हैं इस वाले का। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सारी वैल्यूज होंगी, केवल ये 3 वैल्यूज को हटाकर इन पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इन 3 वैल्यूज को हटा दीजिए क्योंकि इन 3 वैल्यूज पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। एक और तरीका है, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये आंसर है, सॉरी गलत लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी पहले कौन पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी, इन तीनों में पहले कौन पड़ेगा, 0 यूनियन 0 से फिर -2, फिर यूनियन, फिर -2 से 2, फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये आपका -2 पड़ेगा सर, -2 पहले पड़ेगा सर, 0 से पहले। तो अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, पहले नेगेटिव पड़ेगा, -2 यूनियन -2 से 0 यूनियन 0 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। जहां पर खत्म करना वहीं से लेना पड़ता है। तो ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना है। ये भी ऑप्शन बन जाए तो ये तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इससे ये बनाना सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, न्यूमरेटर में x का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी x का टर्म है। और इस टाइप के सवाल में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को 0 करके पता कर लेते हैं कहां पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6, सॉरी सेकंड, टाइप नंबर सेकंड। कोई क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट एच एक्स, ये दिया हुआ है टाइप सेकंड। अंडर रूट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। इनइक्वलिटी का फायदा अब यहां पे समझ में आएगा। फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इनइक्वेशन का यूज होता है, बहुत ज्यादा। बाकी तो और हर चैप्टर में यूज हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले डोमेन में क्या होगा, इसके लिए क्या रूल है, रूल सीख लो बस। इसके लिए क्या रूल है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करना बेटा, जो भी रूट के अंदर लिखा है उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। क्या करोगे, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो हमें x की वैल्यूज पता चलेगी। ठीक है बेटा, इसको ध्यान देना। जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। आइए देखते हैं, ठीक है ना। जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वही आपका डोमेन होता है। सर ऐसा क्यों करते हैं, आपको बता दें बेटा। देखो अंडर रूट नेगेटिव ये हमारा अनडिफाइंड होता है, मीनिंगलेस होता है। बेटा ध्यान रखना, किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं निकाल पाओगे। सर वो आई के टर्म में, अरे रियल नहीं है वो, आई इमेजिनरी है, यहाँ रियल की बात हो रही है। यहाँ पर कोई भी आपको ये जो वैल्यू है डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। आप कोई भी नंबर रख दो नेगेटिव, ये अनडिफाइंड कहते हैं इसको, अपरिभाषित, नहीं डिफाइंड है नेगेटिव नंबर का रूट। आप कैलकुलेटर से देखना, अपने कैलकुलेटर में करना यूज, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है उसमें डालना -रूट का अंडर रूट, तो ऑप्शन बता देगा इरर। अगर होता तो आई के टर्म में, मतलब रियल वैल्यू की बात करते हैं, इरर बता देगा, यानी गड़बड़ी है इसमें। तो ये इसलिए गड़बड़ी है क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए डिफाइंड कब होगा, जब या तो ये 0 होगा तो अंडर रूट 0 0 आएगा, या पॉजिटिव हो
तो ये निकाल, अगर 9 भी डालोगे उसका अंडर रूट तो कुछ निकाल के देगा, 5 भी डालोगे उसका अंडर रूट भी कुछ बताएगा। बताने का मतलब वो निकल सकता है, वो डिफाइंड है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो ये डिफाइंड। तो कुल मिला के यहां पर इसके लिए रूल क्या बनेगा, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हो उसकी डोमेन निकालने का एक ही स्टाइल है। क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर लिखा है बेटा ये फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। ग्रेटर देन 0 करने से ये जब पॉजिटिव होगा वो x की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, वही वैल्यूज का कलेक्शन ही आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। इसीलिए तो टाइप बना के समझा रहे हैं भाई। टाइप फर्स्ट हमने क्यों बताया आपको, टाइप फर्स्ट हमने क्यों बताया डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उससे आपका माइंड अब क्लियर हो गया। अब तो सबको मिक्स करके समझाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हर टाइप के सवाल बनेंगे। फिर उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारी टाइप के अंदर ही आ जाएंगे। तो यहां पर क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है बेटा उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब जो भी रूट के अंदर है वो पॉजिटिव होगा या 0 होगा तब हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। सर इसको करने से क्या होगा, जो x की वैल्यूज निकलेगी इनइक्वालिटी बनेगी, जो x की वैल्यूज निकलेगी वही डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। चलिए आइए इस पर एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने प्रॉब्लम दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहले अभी समझ लेना बेटा, बाद में नोट कर लेना। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी फलन का प्रभाव प्रांत बताइए क्या होगा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो जरा सॉल्यूशन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन के डोमेन हमें बताने हैं। क्या करेंगे बेटा, आपको इस फंक्शन की डोमेन अगर हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, ध्यान रखना जब हमारा ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा, बाकी जब ये नेगेटिव होगा अनडिफाइंड होगा। तो इसको कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, यहां से अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सर कुछ x आ रहे हैं, हाँ तो वही x का कलेक्शन ही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है बेटा, x की वैल्यूज ही तो होती है डोमेन ऑफ द फंक्शन, लेकिन वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड होता है तो ये वो वैल्यू डायरेक्ट निकाल के दे देगा जिस पर फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ये x स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये x की कौन सी वैल्यू रखने पर 0 होगा, तो चाहो तो 0 करके देख लो, क्या जरूरत है 0 करके, ऐसे ही पता चल रहा है -3 पर और ये 3 पर। अब नंबर लाइन बनाओगे तो सबसे पहले -3 लिखोगे फिर 3 लिखोगे, इस तरीके से आओगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है, कैसा लाना है बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पे टिक लगाओगे तो फाइनली आंसर जो हमारा आएगा वो क्या होगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 3 हर जगह क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। तो ये क्या है बेटा, ये उन वैल्यूज का कलेक्शन है जिन पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, परिभाषित है। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा, इन वैल्यूज पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा सर ये बताइए, सर अगर मैं इसको लेस देन 0 कर दूं, सर मैं अगर इसको लेस देन 0 कर दूं तो लेस देन 0 करने से अभी भी x की वैल्यूज आएंगी, लेकिन उन वैल्यूज का कलेक्शन आएगा जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो तुम्हें कैसी वैल्यूज चाहिए भैया, डोमेन का मतलब क्या हुआ, तुम्हें डिफाइंड करना है, तो ये वो वैल्यूज हैं, तो इसलिए डिफाइंड वाला फंडा लगाओ। अगर ये करोगे तो इससे भी होगा, लेकिन इससे जो x आएगा वो उन वैल्यूज का कलेक्शन आ जाएगा जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसलिए आज के बाद रूल याद रखना है, कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए अंडर रूट के अंदर दिया हो बेटा, तो क्या करोगे, जो भी रूट के अंदर लिखा है उसको क्या करना है, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और उस इन इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज ही हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, यहां पर कंसेप्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन को बताना है, तो इसको नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दिए जाए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो बेटा फंक्शन जो है चैप्टर
बहुत ही, अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, और रट के पढ़ोगे तो बहुत नहीं हो पाएगा बेटा। इसलिए समझ के पढ़ना, पूरी एक एक चीज़ डिटेल में समझनी। तो जरा लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। फाइंड द, आगे ऐसे भी खतरनाक सवाल आएंगे जिनको देख के ही डर लगेगा, लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट करें, पहला लेक्चर है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फलनों का प्रांत बताइए, ज्ञात कीजिए। पहला, f(x) इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। f(x) इज इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। नंबर थर्ड है f(x) इज इक्वल टू √x³ माइनस 4x। नंबर फोर्थ है f(x) इज इक्वल टू √7 माइनस x। नंबर फिफ्थ है f(x) इज इक्वल टू √4x माइनस x स्क्वायर। नंबर सिक्स है f(x) इज इक्वल टू √x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 15x। जल्दी करें, इन 6 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ज़बरदस्त आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करें बेटा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शन की डोमेन बतानी है, इसका आंसर बताएगा क्या होगा। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, मजा आ जाएगा। जल्दी से बताइए, इन फंक्शन की डोमेन ऑफ द फंक्शन बताने हैं। जल्दी से बताए बेटा, ये आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो प्रैक्टिस के लिए है, बहुत इजी है। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे आप सवाल लगा रहे हैं समझ में आ रहा होगा, यार इक्वेशन पढ़ाने से सही हुआ जो सवाल हो गया। अब हम पहले ही आपको ये सवाल इक्वेशन ना बताते, अब देखो इक्वेशन का सवाल बन गया। भाई क्या रूल बताएं, जो भी रूट के अंदर है उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो आती है ना, तो क्या कहा था, इसका कोएफिशिएंट क्या रखना है, पॉजिटिव। तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इनइक्वलिटी, लेकिन माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और यहां पर लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 5 पर 0, 5 पर 0, x की जगह माइनस 5 रखोगे 0 होगा, यहां पर माइनस 5 से 5, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, निगेटिव लाना है तो x की वैल्यू माइनस 5 से 5, और ये हमारा क्या होगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट आंसर होगा। तो इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होंगी, -5 से 5, पहले वाले का आंसर होगा। आप अगर पहले भी फैक्टर कर दे तो भी हो जाता। देखो 5 का स्क्वायर 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स,
तो आपको तो ट्रिक बताई है, एक्स का ऑप्शन यहाँ पे तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इंटरचेंज करोगे नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, डोमेन आ गई -5 से 5 क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पर। तो जो भी रूट के अंदर लिखा है बेटा उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। -4 प्लस का 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -8 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर -2 आ रहा है। तो यहां पर इसके फैक्टर हो गए x यहां पे -2 और ये +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर सबसे पहले 4 पर 0 और -2 पर 0, -2 और 4। अब ये क्या लाना है बेटा, कैसा लाना है, कैसा लाना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यूज पर टिक लगाओगे, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ गया, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आया। थर्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा बेटा, थर्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे तो जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो x कॉमन लोगे, x² माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इंटू और 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहाँ पर 0 हो रहा है, 0 पर, -2 पर और 2 पर। सबसे पहले -2 फिर 0 फिर 2, तो इस तरीके से आएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यूज पर टिक लगाएंगे, यानी x बिलोंग्स टू, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये देखिए इनइक्वलिटी का कितना फायदा हो रहा है, हर जगह क्लोज ब्रैकेट, लेकिन -∞ और +∞ पर ओपन ब्रैकेट। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगर हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन का भी बहुत इजी आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू √7 - x, तो जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कर दो पहले x, इसमें करो बाद में -7, इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू -7 उधर जाएगा 7, तो x की वैल्यू हो गई -∞ से 7 और 7 पर बेटा क्लोज ब्रैकेट। चलो ये भी फोर्थ वाला भी हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे होगा, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है बेटा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस मल्टीप्लाई करोगे 4x और इनइक्वलिटी का साइन पलट दोगे, तो x कॉमन लोगे, x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, 0 पे 0 होगा और ये 4 पर 0 होगा। सबसे पहले 0 और फिर 4 और फिर इस तरह से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है, नेगेटिव। ये सब इनइक्वेशन में बताया था, पूरा खेल अब इनइक्वेशन का होगा 0 से 4, ये आंसर आ गया। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन लास्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पर x कॉमन आएगा, x² माइनस का 2x -15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो फैक्टर हम तुरंत हो जाते हैं। जब भी x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है और 1 होता है तो तुरंत फैक्टर ट्रिक के द्वारा हो जाते हैं। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -15 आ जाए, जोड़ने पे -2 आ जाए। एक को इधर रखोगे बेटा, दूसरे को इधर रखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 पे 0 होगा, 5 पर 0 होगा, x की जगह 5 रखोगे और ये -3 रखोगे तो 0 होगा। सबसे पहले -3 फिर 0 फिर 5। अब इस तरीके से जंप मारोगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, पॉजिटिव। तो फाइनली आंसर क्या होगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट करोगे, -3 से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। और लिखो, दो क्वेश्चन थोड़ा बदलते हैं थोड़ा सा। अब ऐसे तो हो गया, एक दो क्वेश्चन और लिखिए इसी पर, दूसरे टाइप के देते हैं। लिखिएगा बेटा, f(x) इज इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन √x - 1 x + 3 डिवाइडेड बाई x - 5, और दूसरा है f(x) इज इक्वल टू √x + 1 डिवाइडेड बाई x - 4 इंटू x - 7। जल्दी से बताइए इन दोनों फंक्शन के डोमेन। तो देखो कितना गजब का, कितना ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है इनइक्वेशन का। अब आपको समझ में आ रहा होगा इनइक्वेशन पढ़ाने का कारण।
यही था कारण। इक्वेशन पूरा अच्छे से आपको आ जाए तो डोमेन के सवालों में दिक्कत नहीं हो सकती है। बेटा ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको फाइंड करनी है। तो बताइए इस फंक्शन की डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे आएगा। तो बहुत इजी है, सिंपल है। क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको आप क्या करोगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। याद रखना, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ये कहां पर 0 हो रहा है, 1 पर। ये कहां पर 0 हो रहा है, -3 पर। ये कहां पर 0 हो रहा है, 5 पर। सबसे पहले -3, फिर 1, फिर 5, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कैसा लाना है बेटा, पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव नंबर पर टिक करेंगे। तो फाइनली आंसर आ गया -3 से 1। और आपको मालूम है, याद कीजिए इन इक्वेशन में मैंने बताया था जब भी इक्वलिटी होगी हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन जिन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर 0 होगा उन पॉइंट्स पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ 5 पर हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर। अब बताओ किसी ऑप्शन में ये भी दिया होगा जबकि गलत आंसर होगा। कहा सर थोड़ा सा, तो बेटा थोड़ा सा नहीं, वो पूरा गलत माना जाएगा आपका क्वेश्चन। ये मत देखा करो, रॉन्ग होता है, ठीक है। आपको क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, यहाँ पर 5 पर ओपन ब्रैकेट लगाना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो क्या करेंगे, जो आपका ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया जाएगा। उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया जाएगा, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है। क्योंकि रूल बताया है, अभी बताया था ना डोमेन का रूल। कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, टाइप सेकंड चल रहा था और उसी टाइप सेकंड पर हमारे क्वेश्चन हैं जिसमें मैंने बताया अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा है, तो रूल क्या है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। तो यहां पर भी हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। तो -1 पर 0, और ये कहां पर 0 होगा, 4 पर, और ये कहां पर 0 होगा, 7 पर। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, -1, फिर 4, फिर 7। इस तरीके से जंप मारते चले जाओगे, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। कैसा लाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यूज पर टिक लगाओगे। तो फाइनली आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, क्लोज ब्रैकेट लगेगा -1 से, लेकिन 4 और 7 पर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। 4 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर। आए बेटा समझ, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देना चाहते हैं, जरा देखना चाहते हैं कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर बताएगा। बताया नहीं मैंने फंडा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर बताएगा। एक ही सवाल है, तो देख रहे हो ना कितना इक्वेशन का यूज हो रहा है, इसीलिए कारण है इन इक्वेशन बताने का। हाँ बताइए बेटा सैजल, कोई दिक्कत है, लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है 3x + 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस का 4x, सॉरी इस फंक्शन की डोमेन निकालें। अब देखो ये मिस्टेक हो सकती है, कुछ बच्चों से मिस्टेक हो सकती है, और हम देखना चाहते हैं कौन कौन इसको सही करता है। आ रहा है बेटा सैजल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या करोगे आप, बहुत इजी है। क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको पहले करो, आप आंसर बताओ, जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। जो भी बच्चा सॉल्व करे इसका मुझे आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। क्या बताया था, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखो इधर, सुनो जरा, सुनो, इसको कुछ नहीं करना, आपको परेशान नहीं होना।
नुमरेटर में कुछ भी लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं। केवल अंडर रूट के अंदर कौन लिखा है ये ध्यान देना है कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है सर आपने ही मुझे ज्ञान दिया तो मैंने उसी को यूज किया। यानी मैंने क्या किया, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका रॉन्ग है। सर क्यों रॉन्ग है, यही तो सिखाया बेटा। देखनी नो डिनोमिनेटर में, यानी ये चीज आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो तुम अलग अलग मत करो, तुम यहां से इक्वलिटी हटा दो, तो यही चीज हो गई, ये हट गया। डिनोमिनेटर आपका 0 होगा तो यहां पर इक्वलिटी, भाई ये बताओ आपका अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, या तो 0 हो या पॉजिटिव नंबर हो। लेकिन हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इक्वलिटी हटा दीजिए। बस ये याद रखना, कभी भी अंडर रूट का क्वेश्चन डिनोमिनेटर में होगा तो आप बच्चों को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करना बेटा, क्योंकि अंडर रूट 0 तो 0 होता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जब 0 होगा तो वो फ्रैक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना डिनोमिनेटर अगर अंडर रूट में होगा, न्यूमरेटर से कोई दिक्कत नहीं। आए बेटा समझ में? आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर आपका क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करना है, यानी 0 नहीं हो सकता है। तो जो तुम कर रहे हो ना नॉट इक्वल, वो हटा दिया हमने, तो वो वैल्यूज आएंगी जिस पे 0 नहीं होगा, जिस पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा इसके फैक्टर, ऐसे 2 नंबर लीजिए, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यूनिटी है तो डायरेक्ट कर दिया करो। 2 नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर -32 आ जाए, जोड़ने पे -4 आ जाए। एक को इधर लिखोगे बेटा, एक को इधर लिखोगे और ग्रेटर देन 0 करोगे। ये क्या रखने पर 0 होगा, एक्स की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू क्या रखने पर 0 होगा, -4। तो सबसे पहले -4 फिर 8, और ये क्या होगा बेटा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है, कैसा लाना है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है, तो ये आपका पॉजिटिव लाना है। तो -∞ सिर्फ -4 यूनियन क्या होगा 8 से इन्फिनिटी, ये क्या होगा बेटा, ये x की वैल्यूज हैं जिन पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो क्या करना है, अंडर रूट जब भी डिनोमिनेटर में लिखा उसे ग्रेटर देन 0 करना है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को ऐसे सवाल दिया जाता है, कुछ बच्चों को सवाल दिया जाता है और बच्चा तुरंत देख के ये सवाल दिया और बच्चा ऐसे करने लगता है और हमें ये देखकर बड़ी दया आती है, इस तरीके से करता है, गलत है बेटा। ये बताओ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, का सर आपने ही सिखाया जब क्या हुआ डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन। अरे ये बताओ बेटा इसके निगेटिव होने से हमें क्या दिक्कत है, डिनोमिनेटर अगर निगेटिव भी हो जाएगा तो हमें परेशानी नहीं है। हमें परेशानी तब है जब अंडर रूट लगा हो, क्योंकि मैंने देखा है ये लड़के 90% उसके बाद तुरंत ये सवाल देते हैं, लड़का पूरा एक्साइटमेंट में आ जाता है और ये चीज कर देता है, क्योंकि उसने कहा कि सर ने सिखाया कि इक्वल टू न्यू। बेटा वो तब करना है जब अंडर रूट होगा, तब ये चीज करनी। सर इसको कैसे करें, तो बस ये पता करो ये 0 कहां पर हो रहा है, वो x आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया जाएगा, लेकिन अगर स्पेशली डिनोमिनेटर में अंडर रूट होगा तो आपको इक्वलिटी नहीं लगानी है, क्योंकि 0 पर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, वास्तव में इसके 2 मतलब होते हैं। इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या ये आपका नेगेटिव होगा या 0 होगा, सॉरी, इसके ये मतलब होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं डिनोमिनेटर 0, तो ये होगा केवल, क्योंकि 0 होने पर अंडर रूट 0 बात सही है निकलता है, लेकिन वो डिनोमिनेटर जो है 0 डिनोमिनेटर में होगा तो दिक्कत होगी, अनडिफाइंड होगा। इसलिए जितने भी सवाल आपको दिए जाए आप क्या करना, पहले ध्यान रखना, ये नहीं कि आप ग्रेटर देन 0 देखते ही सवाल में नीचे है तो ग्रेटर देन 0 कर दे रहे हो। आप ये ध्यान रखना, ये देखना अंडर रूट अगर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर अंडर रूट नहीं है तो केवल 0 करके पता करो कहां पर 0 हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी है, फंडा। तो ये हमने देख लिया टाइप नंबर सेकंड, डोमेन ऑफ द फंक्शन। टाइप सेकंड रूट वाले सवालों कैसे किया जाता है। टाइप नंबर सेकंड में आपने देखा कि टाइप फर्स्ट में आपने देखा कि आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर को 0 करके पता करते हो किन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और टाइप सेकंड जो कि अब बता रहे हैं, लिखेंगे टाइप थर्ड, सॉरी
अगर हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है log के आगे hx, log लिखा हुआ है, इसके लिए क्या रूल है इसको समझें। log के आगे कुछ लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या रूल है इसको समझना होगा बेटा। log के आगे जो भी लिखा होगा आपको इसकी डोमेन निकालनी है तो क्या करना है, रूल क्या है बेटा, जो भी आपको log के आगे लिखा हुआ है उसको आप ग्रेटर देन 0 करना बेटा। ठीक है, क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे। जो भी log के आगे लिखा हुआ है उसे क्या करोगे बेटा, ग्रेटर देन 0 करोगे। ग्रेटर देन 0 करने से क्या होगा, आपका जो है ये, सर ऐसा क्यों, अरे यार ये रूल इसलिए बन रहा है क्योंकि ये डिफाइंड तब होता है जब ये पॉजिटिव होता है। आपको बता दें, log के बारे में थोड़ा नॉलेज दे दें। log नेगेटिव, कभी भी आपने बचपन से लेकर आज तक कभी भी log के आगे नेगेटिव नंबर नहीं देखा होगा। आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन कभी भी सवाल देखना, पूरी किताब log की उठा के देख लेना, log के आगे नेगेटिव नंबर नहीं होता है। क्योंकि जैसे अंडर रूट आपका नेगेटिव अनडिफाइंड होता है, वैसे ही log के आगे नेगेटिव नंबर का log का कोई मीनिंग नहीं होता है। सर मैं कैलकुलेटर से निकाल लूंगा, निकाल लेना log -8 की वैल्यू, तो वो आपको इरर बता देगा। यानी यहाँ पर इरर का मतलब है इसमें ये चीज़ें नहीं निकल सकती है, गलत है। यानी इरर का मतलब तो यही है कि इसमें इरर है। इरर यही है कि नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नहीं निकल सकता है, log के आगे नंबर नेगेटिव। और इसी तरह से log 0, जैसे अंडर रूट 0 तो डिफाइंड होता है 0, लेकिन log 0 भी अनडिफाइंड, ये भी अपरिभाषित, ये भी अपरिभाषित। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं है log 0। और तो डिफाइंड कब होगा, जब पॉजिटिव होगा तभी क्या होगा, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन कह सकते हैं, क्या करना है रूल, कि आपको मालूम है ये फंक्शन हमारा डिफाइंड तभी होगा जब log के आगे लिखा हुआ नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं होगा बेटा, नेगेटिव पर भी अनडिफाइंड होगा और 0 पर भी अनडिफाइंड होगा। तो ये डिफाइंड कब होगा, इसके लिए रूल आ गया है। क्या है रूल, जो भी log के आगे लिखा है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो जरा लिखेंगे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्न फलनों का प्रांत बताइए। पहला x² -1, दूसरा f(x) = log 4 - x², नंबर 3 जल्दी से बताइए, इन चारों फंक्शन की डोमेन बताइए क्या होगी। इन चारों फंक्शन की हमें डोमेन बतानी, कैसे होगा, जल्दी से चारों का आंसर निकालो, जल्दी फटाफट करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से, बहुत तेजी से करोगे बेटा। लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन के लिए बता दिया, जो भी log के आगे लिखा होगा उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। जो भी log के आगे लिखा होगा उसको क्या करेंगे बेटा, ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या करेंगे, ये लिखा हुआ x² -1 ग्रेटर देन 0, 1 का स्क्वायर x + 1 इंटू x - 1 ग्रेटर देन 0। कहाँ पर 0 होगा, -1 पर, 1 पर, -1 1, और ये कितना होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू ये हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, जो भी log के आगे लिखा जाएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा।
और यहाँ पर 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स होगा ग्रेटर देन 0। 4 को लिख सकते हैं 2 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 2 इंटू ये क्या होगा, इसको पहले इसको बाद में इंटरचेंज कर दो और लेस देन 0। क्या रखने पर 0 होगा, -2। ये क्या रखने पर 0 होगा, 2। तो -2 और 2, तो कैसा लाना है बेटा, नेगेटिव लाना है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाएगा, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, जो भी लॉग के आगे लिखा जा रहा है उसको क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 करोगे। तो ये 1 पर 0, -3 पर 0, 5 पर 0, -3 फिर 1 फिर 5। कैसा लाना है, कैसा लाना है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे टिक लगाएंगे, x बिलोंग्स टू -3 से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये आपका आंसर होगा। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी लॉग के आगे लिखा हुआ है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। आया समझ में, कैसे, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3, इसको इंटरचेंज किया और लेस देन 0। तो क्या होगा बेटा, -3 पर 0, 3 पर 0, 1 पर 0। अब लिख दो -3, 1 और 3, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, निगेटिव। तो क्या हो गया आंसर, x बिलोंग्स टू -3 से -3 यूनियन 1 से 3। तो ये क्या होगा बेटा, ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। तो मैंने आप बच्चों को बता दिया कि डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप बच्चों ने समझ लिया। थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो ये बात समझ में आ गई ना, किस तरीके से हमने लेक्चर फर्स्ट यानी आज डोमेन, जो लेक्चर फर्स्ट था फंक्शन का, कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक जो कि फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो आपको समझाया और आपने देखा कि आज हमने क्या क्या बातें बताई। सब क्लियर हो गया ना, सब चीज़ें आपको बताई गई पूरा बेसिक से कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है डिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, किसी रिलेशन के द्वारा, लेकिन एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी एक इनपुट पर आपके 2 आउटपुट नहीं हैं। आगे भी बताएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे जो डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अभी तो डोमेन पर बात चल रही है और फिर रेंज पर बात करेंगे, लेकिन अभी टाइप ख़त्म नहीं है। फिर उसके बाद बहुत टफ सवाल बन जाते हैं, बहुत हाई लेवल के, जे एडवांस लेवल के, जे मेन के। लेकिन घबराना नहीं है, जब तक आप बेसिक से क्लियर करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे इसी टाइम 10:30।